नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे कि चैप्टर नंबर 10 मैथमेटिकल मेथड्स का। तो इसमें सबसे पहले देखिए जी लीनियर कोऑर्डिनेट डिस्ट्रीब्यूशन को हमने डिस्कस करना है, उसके सॉल्यूशंस की बात करनी है हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। A linear ODE of order n interdependent variable y and independent variable x is of the form। तो जो लीनियर ODE है इसका ऑर्डर n है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, उसकी फॉर्म कैसी होगी जी a0 of x, y का nth डेरिवेटिव a1 of x, y का n minus 1th डेरिवेटिव up to so on a n of x into y is equal to f of x। तो ये लीनियर कब होगी? आपको पता है ये लीनियर तब हो सकती है जब ये वाले जो कोएफिशिएंट्स हैं a0 a1 a-1 an ये सारे सिर्फ किसके फंक्शन होने चाहिए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन होने चाहिए, सिर्फ x के फंक्शन हो और आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो और उसका डेरिवेटिव कहीं पे अपीयर ना हो रहा हो प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, आपको नजर नहीं आ रहा। तो ये लीनियर ही है और ना तो कोई ट्रांसलेटर फंक्शन इन्वॉल्व है आपका, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और इधर भी आपके पास x का फंक्शन है। तो ये आपके पास जो फंक्शन इक्वेशन दी हुई है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये ऑर्डर n की कब होगी? जब a0 of x आपका 0 नाउ a0 of x जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। फिर ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये ऑर्डर n वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a0 y of n plus a1 y of n minus 1 plus up to so on a n minus 1 y dash plus a n y is equal to f of x इक्वेशन 2। एक्चुअली क्या चीज है इसमें और इस इक्वेशन में फर्क क्या है कि यहाँ पे देखिए कि मैंने ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये किसके फंक्शन है? x के फंक्शन है। कोएफिशिएंट्स किसके फंक्शन है? x के। यहाँ पे मैंने जो कोएफिशिएंट्स लिए हैं ये कौन से वाले हैं? ये देखिए जी a0 a1 an ये रियल कांस्टेंट्स हैं। तो ये वाली जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी ऐसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल कोएफिशिएंट्स है, जिसमें वेरिएबल कोएफिशिएंट्स है। और ये वाली कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? जिसमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है। तो एक्चुअली जब हमने सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है लीनियर जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स वाली डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा अगर तो आप f of x 0 हो जाए यानी ये वाली टर्म 0 तो फिर इस इक्वेशन को हम बोलते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस इक्वेशन। और अगर f of x नॉन जीरो तो ये वाली इक्वेशन जो है नॉन होमोजेनियस होगी। और इसका मतलब वो नहीं है जो हम पिछले चैप्टर में होमोजेनियस इक्वेशंस को बोलते आ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर जो होमोजेनियस इक्वेशंस थे वहां पे क्या था कि वो जो आपके पास m और n है वो होमोजेनियस फंक्शन होने चाहिए सेम डिग्री के। तो यहाँ पे होमोजेनियस का मतलब ये है कि आपका f(x) क्या हो 0 हो जाए तो ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी अगर वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली है या वेरिएबल कोएफिशिएंट वाली है तो उसको हम बोलेंगे कि होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर n। तो ये वेरिएबल कोएफिशिएंट है और यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है। तो अब हम इनके सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। नेक्स्ट देखिए जी हमारे पास कुछ चीजें हैं जी सॉल्यूशंस के और कुछ पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। एवरी होमोजेनियस लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हर होमोजेनियस लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली मैंने लिखी है, अभी कौन सी लिखी है? मैंने कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स वाली लिखी है, लेकिन ये जो चीजें लिखी हुई हैं ये वेरिएबल कोएफिशिएंट्स वाली इक्वेशन के लिए भी ट्रू है। तो ये लीनियर होमोजेनियस है, लीनियर है nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स है वो कांस्टेंट्स दिए हुए हैं। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे जी? n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, उनके नाम दिए y1 y2 up to so on yn। जितना किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतने उसके लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे। और लीनियरली इंडिपेंडेंस कैसे चेक करते हैं वो हम वेक्टर स्पेस के अंदर देख चुके। नेक्स्ट क्या है? if y1 y2 up to so on yn are n linearly independent solutions of equation then n linear combination। अगर तो ये y1 y2 up to so on yn आपके इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, तो इन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस का आप कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए उसको मैंने नाम दिया yc का। ये मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, ci मैंने कांस्टेंट्स लिए हैं, इनका कॉम्बिनेशन है ये सॉल्यूशंस जो है y1 y2 up to so on yn का वो भी क्या होगा? इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 वेयर ci is arbitrary constant। तो ये जो होगा ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा कि सॉल्यूशन होगा। अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया है जितना उसका ऑर्डर है उतने लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो उन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो भी आपके पास सॉल्यूशन होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट देखिए y b भी एनी पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ एन ODE। y b जो है किसी भी ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। देन ये जो yc है और जो yp है ये जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। देन yc प्लस yp क्या कहलाता है जी? जनरल सॉल्यूशन कहलाता है किसी उस ODE का जिसका हमने yc और yp लिए हुए हैं।
तो yc जो होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और जो yp होता है आप उसको बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये मैंने ये बातें लिखी है वे कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली इक्वेशंस के लिए, लेकिन ये बातें आप वेरिएबल कोएफिशिएंट वाली इक्वेशन के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं जी। तो कंसीडर करें कि ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली इक्वेशंस है हमारे पास, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस है। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है कि आपने क्या करना होता है, जो डेरिवेटिव है उसको रिप्लेस करना होता है m से, और आपने क्या करना होता है जो आपका kth डेरिवेटिव है, kth डेरिवेटिव को आपने रिप्लेस करना है m की पावर k से। ये काम आपने करना होता है इसमें। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है तो m की पावर है, n-1 डेरिवेटिव है तो m की पावर n-1 अप टू सो ऑन। ये आपके पास बेसिकली इक्वेशन है। आपने करना क्या होता है, आपने m की ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की आपने यहां से m की वैल्यूज को निकालना होता है और फिर हम सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। तो m की वैल्यूज के कोरेस्पोंडिंग हमारे पास डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। यानी अगर आपकी जो m की वैल्यूज है वो रियल हो और डिस्टिंक्ट हो। पहला केस क्या है कि रूट्स आपके जो m की वैल्यूज है यानी वो रूट्स आपके रियल हो या डिस्टिंक्ट हो। तो केस 1 की तरफ आते हैं। केस 1 क्या कहता है जी, जब रूट्स आपके डिस्टिंक्ट हो, रियल भी हो, रियल रूट्स हो और डिस्टिंक्ट हो, यानी रूट्स किसके जो m की वैल्यूज इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करती हैं वो वाली m की वैल्यूज वो हमारे रूट्स होंगे। और वो अगर रियल है और डिस्टिंक्ट है तो फिर क्या होगा जी, लेट m1 अप टू सो ऑन mn, ये n डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं इक्वेशन 2 के इसके। देन क्या होगा जी, e की पावर m1x e की पावर m2x अप टू सो ऑन e की पावर mnx आर n डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफ y। तो ये जो e की पावर्स में आपने इन नंबर्स को लेना है m को, तो ये जो आपके पास बनेंगे ये n डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस बनेंगे और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे सॉल्यूशंस। तो जनरल सॉल्यूशन फिर क्या बन जाएगा जी, जो चूंकि ये सॉल्यूशन लीनियर इंडिपेंडेंट है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी तो सॉल्यूशन होता है। तो वो फिर आपका जो जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा वो बन जाएगा y c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x अप टू सो ऑन cn e की पावर mnx, वेयर c1 c2 c3 ये आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। तो दोबारा देखिए जी, हमने क्या किया, बेसिकली हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है हमेशा होमोजेनियस पार्ट की। इस पार्ट की ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई हमने, ये बनी। और ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती है, जो kth डेरिवेटिव होता है आपने उसको रिप्लेस करना है m की पावर k से। उसके बाद आपने देखना है कि m की कौन सी वैल्यूज इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करती हैं। अगर तो वो m की वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं और रियल है, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो फिर सपोज दैट वो n है, उनकी तादाद n है, तो e की पावर m1 m2 अप टू सो e की पावर mnx ये n डिस्टिंक्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकल आएंगे आपको। तो चूंकि ये सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर इनका अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ही होता है। तो वो y आपके पास बन जाएगा c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x c3 e की पावर m3x प्लस अप टू सो cn e की पावर mnx। ये आपके पास सॉल्यूशन बन जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आपके पास बन गया। ये लीनियर कॉम्बिनेशन है n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस का। तो जब आपके पास रूट्स डिस्टिंक्ट रियल डिस्टिंक्ट हो तो फिर आपने सॉल्यूशन को ऐसा लिखना होता है, यानी आपने mi's निकाले और उनको e की पावर्स में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन लिखी है, ये आपके पास एक एग्जांपल है, तो आपने इसकी बनानी है जी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये d का मतलब एक्चुअली डेरिवेटिव है, d आपका ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर d/dx है यहाँ। तो ये सेकंड ऑर्डर है तो इसको m स्क्वायर कहते हैं, इसको 4 है m और प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लेना है आपने। उसके बाद देखिए जी m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास m की वैल्यूज आ जाएगी -1 और -3। तो रियल रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट है, तो आपने क्या करना है, इनको e की पावर्स में लिखना है, e की पावर -x और e की पावर -3x और इनके साथ कांस्टेंट लगा देंगे आपने c1 c2 और इनको ऐड करना है। तो ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन है। आपने करना क्या है, m की वैल्यूज निकालनी है, उनको e की पावर्स में लिखना है, उनके साथ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देना, दोनों ऐड कर देना। ऐड क्यों किया है हमने, एक्चुअली तो ये सॉल्यूशन क्या निकलेगा आपके पास e की पावर -x और e की पावर -3x। तो हमने इनका कॉम्बिनेशन भी बनाना है, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बन गया, ये बन गया, तो ये सॉल्यूशन होगा। तो अगर आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है, तो सारों को e की पावर में लिखें, पावर m1 m2 e की पावर में लिखें, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन बना लें, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये केस 1 हमने डिस्कस किया है जब रूट्स आपके रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं।
फिर ये अगर रूट्स रिपीटेड है और अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स है तो फिर क्या होंगे, तो आइए आप उनको डिस्कस करें। नेक्स्ट देखिए जी, रिपीटेड रियल रूट्स का केस है। केस 2 हमारे पास, केस 1 हमने देखा जब रूट्स आपके डिस्टिंक्ट थे और रियल रूट्स थे। अब रियल रूट्स है और रिपीटेड रियल रूट्स है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में रूट m1 अपीयर हो रहा है और वो रिपीट हो रहा है k टाइम्स, m1 आपका रिपीटेड है k टाइम्स, तो फिर सॉल्यूशन क्या होगा, y = c1 + c2x + c3x के आप सो ऑन c के x की पावर k - 1 e की पावर m1। अगर आपका k टाइम्स रिपीट हो रहा है m1 तो e की पावर m1 x ऐसे जाएगा, और यहां पे c1 c2x c3x के आप सो ऑन x की पावर जितनी दफा वो रिपीट हो रहा है उससे एक कम पावर लेनी है आपने x की, और c के उतने ही कांस्टेंट होंगे जितनी दफा वो रिपीट हो रहा है। यानी अगर कोई रूट 2 दफा रिपीट हो रहा है तो हम सिर्फ यहां तक जाएंगे, यहां तक 2 दफा रिपीट हो रहा है तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आने चाहिए और x की पावर 1 तक जाना है। फिर हम हमारा सॉल्यूशन होगा c1 + c2x * e की पावर m1x, वो m1 जो भी वो रूट है। तो ये आपके पास सॉल्यूशन होगा अगर आपके रूट्स जो है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, रियल रूट्स हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल को देखते हैं। तो चलिए ये देखिए, अब हमने इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो अगर आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं तो यहां बनेगी m³ - 5m² + 7m - 3 = 0। और आप ये देख सकते हैं कि m = 1 इसका रूट है इंस्पेक्शन से, 1 + 7 8 - 5 - 3 - 8। तो अब आप क्या करें, अब आप ये करें, आप इसकी सिमेट्रिकली करें m³ उसके बाद -5m² फिर 7m और फिर -3। तो रूट 1 है, ये 1 है तो यहाँ 1 आ गया, -4 ये -4 ये 3 और यहाँ पे +3 तो 0 आ गया। तो एक्चुअली आपके पास क्या बन गई टर्म, ये आपके पास बन गई इक्वेशन m-1 और वहां से m² - 4m + 3 = 0। यानी ये आपकी जो इक्वेशन है ये फैक्टर इसके ये बन गया हमारे पास। तो एक तो आपने पहले लिखा हुआ है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। m² यहां लिख लें -3m - m + 3 = 0। तो यहां से आपके पास 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। तो अब ये देख लीजिए m = 1 जो है वो रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स और m = 3, ये m1 है और वो m2 आपके पास एक टर्म 3 = डिस्टिंक्ट। तो सॉल्यूशन क्या निकलेगा जी, सॉल्यूशन निकलेगा 1 क्योंकि 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 दफा रिपीट होने का मतलब 2 कांस्टेंट्स और x की पावर 1 तक जाना है, यानी एक पावर कम करनी है जितनी दफा रिपीट हो। तो c1 + c2x e की पावर m1 यानी वो खुद 1 और प्लस उसके बाद जो कोई और रूट है वो आपके पास 3 है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते होते हैं, वो c3 आपके पास आ जाएगा और e की पावर 3x आ जाएगा, क्योंकि वो केस तो हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ। तो y = c1 + c2x e की पावर x + c3 e की पावर 3x, ये आपके पास सॉल्यूशन है। तो अगर एक आपने देखा यहाँ पे आपके पास 3 डिग्री इक्वेशन है, 3rd डिग्री इक्वेशन है, अगर आपके पास सपोज की 4th डिग्री इक्वेशन आ जाती है और उसमें जो रूट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो दो रूट्स रिपीट होते हैं, यानी आपके पास एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस आते हैं लेकिन वो 2 रूट्स जो रिपीटेड है, तो फिर कैसे सॉल्यूशन आएगा, फिर एक के लिए ऐसे आएगा, पहले के लिए ये आएगा c1 + c2x e की पावर वो m1x जो भी फैक्टर है, फिर c3 + c4x और जो भी फैक्टर है वो वाला 4th डिग्री इक्वेशन अगर यहाँ पे हमारे पास आ जाती है तो फिर इस किस्म की सिचुएशन बनेगी। और अगर कोई रूट जो है वो डिस्टिंक्ट आ जाता है तो उसके लिए सॉल्यूशन इस टाइप का होता है, आप इसको जानते हैं। तो डिफरेंट केसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रूट्स अगर आपके कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी कॉम्प्लेक्स रूट्स वाला केस। तो सपोज m = a + iota में ये नॉन रिपीटेड रूट है आपकी गिवन ऑक्सिलरी इक्वेशन की, तो फिर a - iota b भी रूट होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स रूट्स होती हैं वो हमेशा 2 इकट्ठी आती हैं, यानी अगर आपका m1 उस m1 फुल कॉम्प्लेक्स है और वो रूट है गिवन इक्वेशन का, तो m1 का जो कॉन्जुगेट होगा वो भी कॉम्प्लेक्स, वो भी रूट होगा उसका गिवन जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स जो है वो हमेशा पेयर्स में आते हैं, यानी वो एक रूट और दूसरे उसका कॉन्जुगेट वो भी दोनों ही रूट्स होते हैं। तो फिर ये दो आपके पास डिस्टिंक्ट रूट्स हो गए a + iota b और a - iota b। तो
तो सॉल्यूशन आपको पता है कैसे लिख सकते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट के केस में, k1 e की पावर m1x k2 e की पावर m2x। तो यहां से e की पावर ax आप अलग कर दें, e की पावर iota bx आपको पता है जी cos bx प्लस iota sin bx होता है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा। यहां से cos bx कॉमन ले लें तो k1 प्लस k2 बच जाएगा, इधर से sin bx कॉमन ले लें तो k1 माइनस k2 बन जाएगा और iota। तो अब इसको नाम दे दिए c1 का, इसको नाम दे दिए c2 का, आप इसको c1 कह सकते हैं, इसको c2 कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y आपके पास आ गया e की पावर ax c1 sin bx प्लस c2 cos bx, ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया जब आपके पास कौन से रूट्स होते हैं जी, कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। तो बेसिकली देखें आपने क्या किया है, जो रियल पार्ट है वो e की पावर में x के साथ और c1 sin के साथ जो है वो क्या है, वो आपका इमेजिनरी पार्ट है b, जस्ट यहां पे प्लस माइनस नहीं है कुछ, प्लस c2 cos bx वैसे यहां पे। अच्छा, आप एग्जांपल से देखते हैं जरा इसको। आप ये देखिए कि d is equal to 1 इसका रूट है 1 प्लस 1 2 और माइनस 2 is equal to 0। सो इंस्पेक्शन से ये d is equal to 1 इसका रूट है, तो वही आप वो सिंथेटिक मीनिंग लगाएं इस पे 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। अब 1 है, 1 आ गया, ये 0 आ गया, 0 1 आ गया और ये भी 1 आ गया, तो d स्क्वायर प्लस 1 is equal to 0। तो यानी d is equal to 1 और d is equal to प्लस माइनस iota, तो वही रूट आ गया। देखिए ये कॉन्जुगेट्स हैं एक दूसरे के एक्चुअली। तो आप यहाँ पे आपके पास a जो है वो 0 है और b आप ये कंसीडर कर रहे हैं 1। अब सॉल्यूशन क्या बनेगा कि y बराबर आ जाएगा, एक रूट ये वाला है रियल डिस्टिंक्ट रूट है, तो सॉल्यूशन आ जाएगा c1 e की पावर x प्लस यहाँ पे देखें क्या है जी e की पावर ax, तो a यहाँ पे 0 है, e की पावर 0x और इधर सॉल्यूशन आ जाएगा c1, पहले आ चुका c2 ले लें, c2 sin bx प्लस c3 cos bx, तो वो b1 है, ये भी x आ जाएगा। तो ये आपके पास सॉल्यूशन निकल आएगा जी इस गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी हुई है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, उसका ये आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल्स निकालने हैं जी नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो सिर्फ हमारे पास एक ही सॉल्यूशन होगा, वो बाय c को हम पहले निकालते आ रहे हैं, और अगर हमारे पास नॉन होमोजेनियस है तो फिर हमने एक होमोजेनियस पार्ट से बाय c निकालना है और जो राइट हैंड साइड वाला f of x है उससे हमने बाय p निकालना है, जनरल करना है। तो अब वर्किंग रूल्स फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो f ये नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो yp क्या होता है जी, yp बराबर होता है 1 ओवर f of d into f of x, ये हमारा yp होता है। yc हम कैसे निकालेंगे, जो हमने प्रीवियस किया कि हम f of dy को 0 पर रखेंगे और उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के वहां से m की वैल्यूज निकाल के yc निकालेंगे। और आपको पता है जी इस ये अगर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है तो फिर उसका yp भी होता है और फिर yc प्लस vp जो है वो जनरल सॉल्यूशन होता है आपके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सबसे पहला केस है जी, अगर आपका ये f of x जो है वो e की पावर ax हो, f of x किस टाइप का हो, e की पावर ax टाइप का, 1 ओवर f of d into e की पावर ax, f of d आपके पास ये है। तो अगर तो f of a 0 नहीं है, यानी ये अगर a आप d की जगह लगाएं और जवाब नीचे 0 ना बन रहा हो तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर आप a को d की जगह लगाएं और ये आपका yp होगा, ये आपका क्या होगा, yp होगा। आप a e की पावर में x के साथ जो टर्म मौजूद है उसको d की जगह लगाएं, दैट्स ऑल, वो आपका क्या होगा जी, yp होगा। अगर f of a 0 है और a k फोल्ड रूट है, यानी k टाइम्स रिपीट हो रहा है, f of d is equal to 0 का रूट है, तो फिर आपको पता है जी d माइनस a की पावर k जो है वो उसका फैक्टर होगा, तो d माइनस a की पावर k ये उसका फैक्टर है इनटू फाई ऑफ d, बाकी सारी टर्म्स अलग कर ली हुई हैं, तो इसका जवाब किसके बराबर होता है जी, x की पावर k e की पावर ax ओवर k फैक्टोरियल इनटू फाई ऑफ a। यानी ये जो a है, जो यहां वाला a है वही ऊपर a मौजूद है, वो इसको पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो फेलियर हो जाएगा। अगर ये 0 नहीं आ रहा तो फिर ऊपर वाला केस हमारा बन जाएगा ये वाला, अगर आ रहा है तो फिर इसका जवाब ये होगा। और a जो है वो एक्चुअली इस पार्ट को 0 करता है, इस पार्ट का उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, फाई ऑफ a आपका एज इट इज आ गया। तो इसको हम एग्जांपल की मदद से देखते हैं, और ये देखिए कि ये तब है जब a आपका इसका 0 है, यानी f of a जो है वो 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा तो डायरेक्ट पुट करेंगे, वो yp निकल आएगा। अगर 0 आ रहा है तो फिर इस टाइप का f of d होगा, फाई ऑफ d into d minus a की पावर समथिंग, तो उसका जवाब आपके पास ये हो गया। तो अब यहां से देखते हैं जी, यहां से हमारा yp क्या निकलेगा जी, 1 ओवर d क्यूब प्लस 1 into e की पावर माइनस x के लिए अलग, और 1 ओवर d क्यूब प्लस 1 और e की पावर 2x के लिए अलग से।
तो ये देखिए ये क्या बन जाएगा कि यहाँ पे अगर आप देखिए -1 लगाएं तो -1 को यू +1 ये नीचे 0 आ रहा है, तो यहाँ पे हम ये वाला हम नहीं लगा सकते, ये नीचे वाला लगाएंगे। तो चलिए इसके फैक्टर जरा लिख लेते हैं हम। d³ +1 के फैक्टर होते हैं कि d+1 और d² - d+1 ये फैक्टर्स होते हैं। और यहाँ पे देखिए जी e की पावर 2x है, a आपका 2 है, a अगर यहाँ पे 2 लगाते हैं d की जगह तो कोई इशू नहीं है, 0 नहीं आता, तो आप डायरेक्ट लगाते हैं जी e की पावर 2x, 2 का क्यूब 8, 8 + 3 9, ये आपके पास आ गया। अब इस पार्ट को साथ e की पावर -x है, तो चूंकि -1 इस पे लगाएंगे 0 आ जाएगा, लेकिन अगर इस पे लगाएं -1 तो आपको 0 नहीं आता, तो इसकी जगह -1 लगा दें आप 1/, यहाँ अगर -1 लगाते हैं तो +1, यहाँ +1 1/3 d +1 e की पावर -x प्लस e की पावर 2x/9 आ गया। अब ये -1 चूंकि इसका रूट है, तो अब आपने किसके साथ चलना है, तो ये किसका बराबर है जी x की पावर k, यहाँ x की पावर कितनी है जी 1 है, तो x की पावर 1 e की पावर -x ओवर k फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल और phi ऑफ a आपके पास यहाँ पे क्या है -1, तो phi ऑफ d आपका 3 है, तो उसमें -1 लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, 3 ही आ जाएगा। तो ये x e की पावर -x/3 इसका सॉल्यूशन होगा। तो y p जो है आपका क्या बनेगा जी 1/3 x into e की पावर -x प्लस 1/9 into e की पावर 2x। ये किस केस में है, जब आपका कैपिटल F ऑफ x जो है वो किस टाइप का है, e की पावर ax टाइप का, और अगर sin ax है cos ax है, और अगर इनका प्रोडक्ट है e और sin का, तो फिर क्या करना है वो हम नेक्स्ट केस में देखेंगे। नेक्स्ट केस देखिए जी, जब आपके पास f ऑफ x जो है वो sin ax हो या cos ax हो, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने 1/f ऑफ d² करना है, यानी आपने d² वाली टर्म्स देखनी है। d² की जगह आपने लगाना है -a², d² की जगह आपने क्या लगाना है -a², sin ये a आपने देखना है, d² की जगह -a² लगाना है, तब लगाना है जब -a² f ऑफ d² का 0 ना हो, प्रोवाइडेड -a² इज नॉट अ 0 ऑफ f ऑफ d², तब लगाना है आपने जब ये इसका 0 नहीं है। तो आइए इसको हम एग्जांपल्स देखते हैं जरा। तो yp आपका यहाँ पे 1/d² - 5d + 6 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा sin 3x, तो यहाँ पे d² = -3 का स्क्वायर यानी -9 आ जाएगा, तो d² की जगह लगाइए जी -9 -5d + 6, और यहाँ पे आपका sin 3x आ गया, तो ये आपके पास देखिए क्या बनेगा जी 1/- 5d और -3 आ गया, और यहाँ पे आपके पास मौजूद है sin 3x, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लें 5d + 3, और यहाँ पे है sin 3x। आप ऐसा करें कि 5d - 3 यहाँ भी लगा लें, यहाँ भी 5d - 3 लगा दें, तो ये आपके पास माइनस इंटू 5d - 3 इंटू sin 3x, नीचे 25d² - 9 आ जाएगा, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, d² की जगह दोबारा -9 लगाएं, तो -9 को 25 से ज़रब दें आप, तो ये आपके पास बन जाता है जी -5 इंटू d - 3, और यहाँ पे है sin 3x, और इसके नीचे है d² आपका -9 है, उसको 25 से ज़रब दें तो -225 आ जाएगा, और उसमें 9 ऐड कर दें तो -234 आ जाएगा आपके पास, और माइनस कट जाएगा। उसके बाद 5d से 1/234 आप ऐसे लिख लें, और जब इस पे अप्लाई करें 5 टाइम्स d को, d क्या है डेरिवेटिव है, sin का डेरिवेटिव cos 3x, और फिर 3 आ गया, और -3 को ऑपरेट करें तो 3 sin 3x बन गया, तो ये 5 3 15/234 cos 3x -3/234 sin 3x, ये इसका आपके पास क्या आ जाएगा जी yp आ जाएगा। तो आपने d² की जगह -a² लगाते जाना है, यहाँ एक दफा लगाया फिर टर्म्स d में बन गई, आप इसको चेंज कर लें d² बना लें, नीचे d² आप दोबारा लगा दें, वैल्यू वही, तो नीचे आपके पास ये आ जाएगा, ऊपर d बच गया तो उसको ऑपरेट करवा दें, तो आपके पास डेरिवेटिव उसका खत्म हो जाएगा, और yp आपके पास फाइनल आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट तो हम क्या सीख रहे थे, हम yp फाइंड करना सीख रहे थे। तो हमने देखा था कि जब आपका f ऑफ x जो है वो राइट हैंड साइड वाला जो फंक्शन है
नॉन होमोजेनियस आपकी लीनियर इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर, तो उसका जो नॉन होमोजेनियस पार्ट है, अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास साइन टाइप का फंक्शन है, साइन एक्स कॉस एक्स टाइप का है, तो हमने एक पहले इसका रूल देखा जी, एफ हमने डी स्क्वायर को माइनस के स्क्वायर करते हैं, लेकिन उसके बजाय हम एक और अल्टरनेट वे में भी चल सकते हैं। ये देखिए जी, अगर आपके पास ये क्वेश्चन है तो इसका वाई पी क्या होगा, वाई पी होगा 1 ओवर डी क्यू प्लस 1 इंटू साइन 3x, और इसको हम लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ, किसका इमेजिनरी पार्ट है 1 ओवर डी क्यू प्लस 1 और साइन 3x है जी। अगर मैं इसको लिखूं e की पावर आयोटा 3x, तो इसका रियल पार्ट क्या आएगा cos 3x और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा sin 3x, तो वो वही है। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो y p हमारा वो इस फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट है। तो अब हम e वाला जो रूल है उसको यूज कर लेते हैं। तो देखिए जी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अब हमने देखना होता है e, हमने क्या देखना था कि 1 ओवर f ऑफ d e की पावर ax किसके बराबर है 1 ओवर f ऑफ a और e की पावर ax, प्रोवाइडेड दैट f ऑफ a आपका 0 नहीं है, यानी जो e की पावर एक x के साथ कोएफिशिएंट है उसको हमने d की जगह लगाना होगा और नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तो नीचे 0 नहीं आता। अगर आप 3 आयोटा को यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ ऊपर आ जाएगा e की पावर 3 आयोटा x और यहाँ क्या आ जाएगा 3 आयोटा का क्यूब प्लस 1, नीचे 0 नहीं बनेगा आपका कभी भी। तो आप इसको सॉल्व कर लें जी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर 3 आयोटा x ओवर 3 का क्यूब आपका 27 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, तो माइनस 27 आयोटा प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको आप रैशनलाइज करवा लें, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये आपका 1 माइनस 27 आयोटा है, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 27 आयोटा e की पावर 3 आयोटा x और नीचे है 1 माइनस 27 आयोटा और 1 प्लस 27 आयोटा। उसके बाद ये देखिए क्या बन जाएगा जी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 प्लस 27 आयोटा e की पावर 3 आयोटा x ओवर, इनको आप मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस 27 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है जी 729, ये आ जाएगा जी इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 ओवर 730 अदा कर लें, यहाँ से 1 प्लस 27 आयोटा और e की पावर 3 आयोटा x को लिख सकते हैं आप cos 3x प्लस आयोटा sin 3x। तो आप इमेजिनरी पार्ट अदा करिए जी, आप इमेजिनरी पार्ट कौन सा बनेगा, 27 को cos से ज़रब देंगे और 1 को sin से ज़रब देंगे, तो sin 3x प्लस 27 cos 3x, ये आपका इमेजिनरी पार्ट बनेगा। इस फंक्शन का अगर आप इमेजिनरी पार्ट देखेंगे तो ये बनेगा ना, ये 1 को इससे ज़रब देंगे, ये वाला sin 3x और 27 वाला को cos 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 27 cos 3x, ये इमेजिनरी पार्ट बनेगा। तो ये आपका क्या है जी, ये आपका y p है। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जो आपके पास sin ax वाला फंक्शन है, आप d स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसको कन्वर्ट कर लें। इमेजिन अगर आपका यहाँ cos है तो यहाँ पे रियल पार्ट आ जाएगा, अगर यहाँ sin है तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट और उसको e की पावर में शिफ्ट कर लेंगे और फिर e की पावर वाला रूल जो हमने सबसे पहला रूल देखा था, हम इस रूल को यूज कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और रूल है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल शिफ्ट। ये क्या होती है कि अगर a 0 नहीं है f ऑफ d का, अगर a f ऑफ d का 0 नहीं है तो फिर f ऑफ a 0 के बराबर नहीं होगा। तो वो कहता है जी 1 ओवर f ऑफ d माइनस a इंटू e की पावर ax f ऑफ x, ये किसके बराबर होगा e की पावर ax 1 ओवर f ऑफ d इंटू f ऑफ x, यानी e की पावर ax आपका स्टार्ट में आ जाएगा और आपने क्या किया बेसिकली जहां जहां d है वहां d प्लस a लगाया। a क्या है, जो x का कोएफिशिएंट है e की पावर में, और d प्लस a आपने d की जगह लगाया, तो फिर यहाँ क्या बन जाएगा d बन जाएगा। तो रिप्लेसिंग ऑफ d बाय d प्लस a इज नोन एज एक्सपोनेंशियल। d को आप d प्लस a से रिप्लेस कर दे तो वो आपकी क्या बन जाएगी, एक्सपोनेंशियल शिफ्ट बन जाएगी। बस ये हमने ख्याल रखना है कि नीचे आपका 0 ना आ रहा हो, जो ये चीज बता रही है उसका आपने ख्याल रखना है। तो अब देखते हैं जी इस नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब ये हमारे पास क्वेश्चन बेसिकली वहां पे होगा राइट हैंड साइड जहां पे ये इस टाइप की होगी e की पावर ax और f ऑफ x और साथ में कोई और फंक्शन भी इन्वॉल्व होगा। अगर तो e की पावर ax अकेला है तो फिर जो हमने सबसे पहला मेथड पढ़ा वो अप्लाई हो जाएगा। अगर सिंपल cos है sin है तो
उसके लिए भी हमने सेपरेट रूल पढ़ लिया हुआ है। और अगर यहाँ पे पॉलिनोमियल्स हैं तो उनके लिए हमने नेक्स्ट रूल पढ़ना है। तो ये e की पावर ax और साथ में कोई भी फंक्शन और आ रहा हो डिफरेंट टाइप का, तो फिर उसके लिए ये रूल हमने लगाना। अच्छा, यहां से y p आपके पास क्या बनेगा जी, 1 ओवर d क्यूब प्लस d स्क्वायर माइनस 4d माइनस 4 और e की पावर 2x इंटू cos 3x। अगर आप इसके फैक्टर बनाते हैं ना, तो फैक्टर्स आपके पास बनते हैं d प्लस 1 d माइनस 2 एंड d प्लस 2। ये आपके फैक्टर्स हैं इसके, यानी आप रूट्स निकालेंगे ना ऑक्सिलरी इक्वेशन से, तो ये रूट्स बनते हैं प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। अच्छा, अब देखिए जी a है यहाँ पे आपका 2, तो हमने रिप्लेस क्या करना है, d को रिप्लेस करना है d प्लस 2 से। तो देखिए कहीं अगर आप d को d प्लस 2 से रिप्लेस करें तो कहीं नीचे जीरो तो नहीं आता, d की जगह लगाएं क्या, d प्लस 2, तो y p आपका क्या बन जाएगा, e की पावर 2x सब स्टार्ट में आ जाएगा 1 ओवर, जहां जहां d है वहां d प्लस 2 लगाएं, यहां d प्लस 3 आ गया, यहां पे आपका क्या आ गया d प्लस 2, तो d बच गया, यहां पे आपका d प्लस 4 आ गया, और यहाँ क्या है cos ऑफ 3x। अब इसको आप आगे किस तरीके से हल करेंगे, इस इतने पार्ट को cos वाले मेथड से हल कर लें, या इसको भी e वाले मेथड से हल कर लें, यानी इसको रियल पार्ट लिख लें, e की पावर 3x का 3 आयोटा x का रियल पार्ट लिख लें, और फिर उसकी जगह आप d की जगह जो है वो 3 आयोटा पुट कर दें जहां जहां d है, तो उससे भी आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो हमने प्रीवियस मेथड सीखा है आप यहां से इसको आगे कैरी कर सकते हैं। बेसिकली इस एग्जांपल का मकसद मेरा सिर्फ ये था कि मैंने आपको एक्सपोनेंशियल शिफ्ट का बताना है कि आपने करना क्या होता है, आपने जहां जहां d है वहां d प्लस a लगाना है। a क्या है, e की पावर में x का जो कोएफिशिएंट है वो a होता है आपके पास, तो d प्लस a लगा के देखना है कि नीचे जीरो ना तब लगाना है, अगर तो नीचे जीरो बन रहा है तो फिर नहीं लगाना। तो नीचे जीरो नहीं बन रहा सो आप लगा सकते हैं, आप e आपका स्टार्ट में आ गया, अब ये फंक्शन बच गया सिर्फ इधर, और इसको कैसे हल करना है ये हम प्रीवियस इसके दो केसेस देख चुके हैं, या तो d स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर लगा लें, या फिर आप क्या करें इसको रियल पार्ट लिख लें e की पावर 3 आयोटा x ओवर दिस फंक्शन, तो वहां पे आप जो d है उसकी जगह 3 आयोटा लगा के रैशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत आसान सा वे है जो हमने प्रीवियसली डिस्कस भी कर लिया। तो नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं जी। इसमें हमारे पास जो आपका राइट साइड का फंक्शन f of x है वो एक अगर पॉलिनोमियल हो तो फिर आपने कैसे हल करना है, तो उसके लिए मैंने एग्जांपल लिखी है, हम एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। तो आपने y p निकालना है, y p क्या होगा आपका जी 1 ओवर 1 माइनस 2d प्लस d क्यूब इनटू f of x के आपके पास 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इसकी सीरीज एक्सपेंड करवानी है, आप इसको ऊपर लेके जाएं तो ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस 2d प्लस d क्यूब, और आपने 1 माइनस x की सीरीज जो कि यहाँ पे बन सकती है तो माइनस कॉमन ले लें, यहाँ आ जाएगा ये, और होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी जी -1, और इनटू है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब इसकी बर्नौलियन सीरीज बनाए आप 1 वैसे ही प्लस nx होता है, तो ये -1 और -1 प्लस हो गया, और 2d माइनस d क्यूब आ गया। उसके बाद क्या आएगा जी प्लस 2 और इस टर्म का स्क्वायर, और नीचे 2 फैक्टोरियल तो ये 2 कट जाए, प्लस अप टू सो ऑन, बस इतनी ही चाहिए हमें टर्म्स, बिकॉज जो आपका पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री है 3, तो आपने थर्ड d की भी 3 पावर तक जाना है, यानी d का मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, d क्यूब का मतलब। अब 1 को उस पे अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस 2 टाइम्स d को अप्लाई करेंगे, एक दफा डेरिवेटिव यानी लेंगे, तो 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 माइनस d क्यूब को अप्लाई करेंगे, d क्यूब को, यानी इसका एक दफा डेरिवेटिव लेके दोबारा डेरिवेटिव लेना आपने, एक दफा डेरिवेटिव लेंगे तो इसका इस टर्म का डेरिवेटिव 12x आएगा, दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 12 आ जाएगा, और जब इसका थर्ड यानी इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, ये इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है हमने, तो 6x का सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यहां से ये टर्म आएगी, उसके बाद यहां से सिर्फ आपके पास एक टर्म आएगी
4d स्क्वायर, बिकॉज आपने बाकी जो टर्म्स हैं वो पावर ज्यादा हो जाएंगी, 3 से पावर्स बढ़ जाएंगी। आपने जितनी पोलिनोमियल की डिग्री है उतने डेरिवेटिव्स तक जाना होता है, उससे आगे वाले डेरिवेटिव्स जीरो हो जाते हैं। तो यहां से इसका स्क्वायर आप एक्सपेंड करते हैं तो 4d स्क्वायर और ये d क्यूब की पावर 2 है तो d की पावर 6 हो जाएगी, और फिर जब प्रोडक्ट आएगा तो d 4 बन जाएगा, उसकी फिर जरूरत नहीं है। तो +4 और d स्क्वायर, यानी इसका एक डेरिवेटिव होना चाहिए, और क्योंकि ये पहला डेरिवेटिव है तो एक और डेरिवेटिव चाहिए, तो 12x -6 ये आ गया आपके पास। और हमने क्या किया जी, रिप्लेस करवाया है, हमने क्या किया, निगलेक्ट किया है d की पावर 4 और उससे बड़ी पावर्स को, बिकॉज जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है 3 है, तो वो वाले सारे डेरिवेटिव जीरो होंगे। अच्छा जी, अब देखिए जी, अब इसको सॉल्व कर लें, 2x क्यूब आ गया आपके पास, ये -3x स्क्वायर है, ये 12x स्क्वायर है, तो 9x स्क्वायर बच गया आपके पास, 4x -12x -8x आ गया, और +48, तो +40x आ गया आपके पास। उसके बाद 5 और 8 ये आपके पास कितने हो गए, 13 13 -12 1, और 1 -24 -23, ये आपके पास y की। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है जी कॉशी एलन इक्वेशन की। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी ये वाली फॉर्म हो a नॉट x की पावर n dn y by dx, यानी आपके पास वेरिएबल कोएफिशिएंट वाली इक्वेशन, जो इससे पहले हमने की है वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स वाली इक्वेशन थी और लीनियर थी, ये भी लीनियर ही है लेकिन वेरिएबल कोएफिशिएंट्स वाली। a नॉट xn dn y by dxn plus a1 x की पावर n minus 1 n minus 1 डेरिवेटिव up to so on a minus 1 x फर्स्ट डेरिवेटिव plus a y equal to f of x, वेरिएबल कोएफिशिएंट्स हैं इसके, और इस इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं जी, कॉशी आइलर इक्वेशन। ये जो आपके a नॉट a1 a2 up to so on a n तक है, ये क्या चीजें हैं, ये रियल कांस्टेंट्स हैं, ये क्या है, रियल कांस्टेंट्स। दिस इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, जो हमने पहले सॉल्व की है, जिसमें हमने f of x के डिफरेंट टाइप्स देखे, केसेस उसके डिस्कस किए, y भी निकालेंगे। तो चूंकि ये वेरिएबल कोएफिशिएंट वाली इक्वेशन है, इसको हम एक सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन से लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर जो इसका सॉल्यूशन होगा वो हम उन्हीं तरीकों से निकालेंगे। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ये x = e की पावर t या t = log of x, इस टाइप की जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आपके पास कॉशी एलन इक्वेशन है, आपने उसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स वाली है, तो आप ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके डेरिवेटिव्स लेके चेन रूल लगा के जो आपके x के डेरिवेटिव y के डेरिवेटिव्स हैं, यानी आप उसको आप चेंज कर लेंगे डेरिवेटिव्स t के डेरिवेटिव्स में, तो वो आपके पास बन जाएगी कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स वाली इक्वेशन। अच्छा, इफ यू राइट d को अगर हम d by dx लिख लें और डेल्टा को d by dt लिख लें, तो आपने याद रखना है कि x d जो होगा हमारे पास वो किसके बराबर होगा, डेल्टा के, x के d के बराबर होगा डेल्टा डेल्टा -1 के, x क्यूब d क्यूब बराबर होगा डेल्टा डेल्टा -1 डेल्टा -2 x की पावर n dn, ये हमारा इसके बराबर होगा। तो हमने जब इक्वेशन को सॉल्व करना होगा कॉशी एलन इक्वेशंस को, तो हम किस तरह से सॉल्व किया करेंगे, यानी सपोज मेरे पास इक्वेशन है जी x स्क्वायर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस 2x dy by dx प्लस 3 = 0। अब ये कॉशी एलन इक्वेशन है जो कि इसके कांस्टेंट्स कोएफिशिएंट नहीं है, ये वेरिएबल कोएफिशिएंट्स वाली है, तो ये x स्क्वायर d स्क्वायर है, एक्चुअली x स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2xd प्लस 3 = 0। तो जो x d है उसको हम क्या, इसको क्या पता करेंगे, डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा, और 2xd को पुट करेंगे डेल्टा प्लस 3 = 0, तो डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा प्लस 3 = 0, ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई इस कॉशी एलन इक्वेशन की। तो यहाँ से हम इसका y से निकाल लेंगे, और y भी निकालने के लिए क्योंकि ये तो होमोजेनियस है तो y की जरूरत नहीं है, y से ही इसका जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर ये नॉन होमोजेनियस होगी, जो हम आगे डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे कॉशी एलन नॉन होमोजेनियस इक्वेशन की, यानी सिर्फ जो है f(x) आपको 0 नहीं होगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम इसका y भी निकालने का मेथड देखेंगे कि y भी कैसे निकालना। तो y भी आपने प्रीवियस मेथड से निकाला, बिकॉज हमने अपनी कॉशी एलन इक्वेशन को ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा के चेंज कर लेना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरी जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स वाली होती है।
उसमें चेंज कर लेना है। उसके बाद हमने जो उसका y किया है उनको प्रीवियस मेथड से सॉल्व करना है, जैसे यूसी मेथड है, या उससे पहले हमारे पास जो है वो जैसे 10.2 एक्सरसाइज में हमने देखा थी f(x) आपके पास sin x है, cos x है, e की पावर x है, एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थी, पावर सीरीज एक्सपेंशन थी, तो उन तरीकों की वजह से हम इसका y भी निकालेंगे। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे कि इसका y भी कैसे निकालना है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जी हम लोग कॉची यूलर इक्वेशन की। ये देखिए जी वेरिएबल कोएफिशिएंट वाली, आपको पता है जी आप इसको चेंज कर सकते हैं यूजिंग x इक्वल टू e की पावर t या t इक्वल टू log of x, और मैंने आपको बताया कि आपने x t को डेल्टा लिखना है, x स्क्वायर t स्क्वायर को डेल स्क्वायर माइनस डेल लिखना है। तो यहाँ पे लिखिए जी डेल स्क्वायर माइनस डेल माइनस 2 और x t आ गया उसकी जगह डेल आ गया प्लस 2 अपॉन y और इज इक्वल टू x क्यूब क्या आ गया e की पावर 3t आ। अब देखिए क्या बन जाएगा आपके पास डेल स्क्वायर माइनस 3 डेल प्लस 2 अपॉन y इज इक्वल टू e की पावर 3t, और जब आपने इसका y से निकालना है फॉर y से आपकी इक्वेशन ये वाली है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 1 एंड 2, ये आपके रूट्स आ जाएंगे। तो y से आपको बन गया e की पावर t c1 प्लस c2 e की पावर 2t। अब y भी निकालते हैं हम, और yp के लिए आप yp आप इसके बराबर होगा 1 ओवर दिस इक्वेशन, और आपको पता है जैसे फैक्टर 1 और 2 है तो हम लिख लेते हैं डेल माइनस 1 डेल माइनस 2 और e की पावर 3t। उसके बाद ये देखिए जी आप वही जो प्रीवियस मेथड्स हमने देखे हैं, a अगर यहाँ पुट करें तो कहीं पे नीचे 0 नहीं आता, सो आप पुट कर सकते हैं a की जगह 3, देन डेल की जगह 3 माइनस 1 3 माइनस 2 e की पावर 3 2 ओवर 2, ये आपका y भी आ गया। तो y बराबर y c है आपका c1 e की पावर t प्लस c2 e की पावर 2t प्लस 1/2 e की पावर 3t, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब अगेन हमने चूंकि वापस जाना है e की पावर t को क्या लिखते हैं x लिखते हैं, c1 x प्लस c2 x स्क्वायर प्लस 1/2 x क्यूब, ये आपके पास क्या आ गया जी जनरल सॉल्यूशन इस कॉची यूलर इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए जी रॉन्स्कियन क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी। इफ y1 y2 आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस, y1 और y2 दो x के डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं और क्लोज इंटरवल देन दे रॉन्स्कियन डिनोटेड बाय w, इसको डिनोट करेंगे। और किन दो फंक्शंस का है y1 और y2 का w ऑफ y1 और y2 कैसे डिफाइन है, w इज इक्वल टू w ऑफ y1 y2 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट y1 y2 y1 डैश y2 डैश। ये इस डिटरमिनेंट को हम क्या बोलते हैं जी, इसकी जो वैल्यू आएगी हम उसको क्या बोलते हैं, रॉन्स्कियन बोलते हैं इन दो डिफरेंशियल फंक्शंस का। अच्छा अगर तीन फंक्शंस आ जाए तो आपने क्या करना है y1 y2 y3 y1 डैश y2 डैश y3 डैश y1 डबल डैश y2 डबल डैश y3 डबल डैश, तीन फंक्शंस भी आ जाए उनको भी आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से उनका रॉन्स्कियन आप फाइंड कर सकते हैं। तो रॉन्स्कियन बेसिकली क्या है, आपके पास दो फंक्शंस का 2/2 डिटरमिनेंट है सिंपल सा, ऊपर y1 y2 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में उनके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स आ गए। अगर तीन फंक्शन है तो फर्स्ट रो में वो फंक्शन, सेकंड रो में उनके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, थर्ड रो में उनके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आ गए। तो आपने इस डेरिवेटिव को वैल्यू करना है, जो इसका आंसर होगा वो आपका रॉन्स्कियन है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है जो हमारे काम की है, यूजफुल है, कि अगर रॉन्स्कियन जो है वो नॉन जीरो, इफ एंड ओनली इफ y1 और y2 आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर रॉन्स्कियन नॉन जीरो है तो फिर y1 y2 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर y1 y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर रॉन्स्कियन क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो इस कोरोलरी, इस रिजल्ट को यूज करके हम वेक्टर स्पेस के अंदर जब डिफरेंट फंक्शंस को चेक करते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, सेट ऑफ फंक्शंस को बेसिकली चेक कर रहे होते हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो फिर हमें इसको यूज करना चाहिए रॉन्स्कियन को। अगर तो रॉन्स्कियन नॉन जीरो है तो फिर जाहिर है कि फंक्शन जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आपने डिफरेंशियल फंक्शंस को चेक करना है, क्योंकि जो रॉन्स्कियन है वो तीन फंक्शंस का डिफाइन है कि डिफरेंशियल फंक्शंस का। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है जी ऑर्डनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट। ऑर्डनरी पॉइंट में है जी लेट y डबल डैश प्लस p ऑफ x y डैश प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लें, पहले आपने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली बनानी है,
कि y डबल डैश इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, कोएफिशिएंट नहीं है, y डैश का p ऑफ x है, y के साथ q ऑफ x है इज इक्वल टू 0 और ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर कोएफिशिएंट्स p ऑफ x और q ऑफ x एनालिटिक हो एट अ पॉइंट x इक्वल टू x नॉट, देन वो जो पॉइंट x इक्वल टू x नॉट है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का क्या होगा जी, ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। अब यहाँ पे रियल के अंदर हमारे पास एनालिटिक का मतलब यहाँ पे क्या कन्वर्ट किया गया है, यहाँ पे एनालिटिक का मतलब ये है कि x इक्वल टू x नॉट पे वो एनालिटिक होगा, इसका मतलब है उसकी पावर सीरीज बनाई जा सकती है x इक्वल टू x नॉट पे, उसकी हम फंक्शन f ऑफ x को पावर सीरीज के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं एट x इक्वल टू x नॉट, तो हम कहेंगे कि वो जो f ऑफ x है वो एनालिटिक है उस पॉइंट x इक्वल टू x नॉट पे। तो अगर तो आपका जो फंक्शन p ऑफ x और q ऑफ x हैं ये वाले फंक्शंस, अगर तो ये एनालिटिक हैं एट x इक्वल टू x नॉट पे, जिन पॉइंट्स के ऊपर यानी ये एनालिटिक है, जिन पॉइंट्स के ऊपर इनकी कन्वर्जेंट पावर सीरीज बनाई जा सकती है जो अपने सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर कन्वर्ज करेगी, उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और जिन पॉइंट्स के ऊपर आपकी जो p ऑफ x और q ऑफ x है वो एनालिटिक नहीं होते, यानी जिनके ऊपर एनालिटिक है वो तो ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया, उसके अलावा जो पॉइंट्स बच गए हैं वो वाले ही है ना जिन पे एनालिटिक नहीं होगा, उन पॉइंट्स को बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। तो इनको हम एग्जांपल की मदद से देखते हैं, हम 2-3 एग्जांपल्स देखते हैं और उनके ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स को निकालने की कोशिश करते हैं। ये याद रखना है जी कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल्स आ जाए p ऑफ x q ऑफ x, या आपके पास वेक्टर फंक्शंस आ जाए e पावर x cos x sin x, तो वो तमाम पॉइंट्स के लिए एनालिटिक होते हैं, उनकी पावर रिप्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है, तो उन वो सारे के सारे ऑर्डिनरी पॉइंट्स उसके लिए पूरी रियल लाइन हो और उसका सिंगुलर पॉइंट कोई भी नहीं होगा। लेकिन अगर रैशनल फंक्शंस आ जाएंगे तो फिर हमारे पास सिंगुलर पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि रैशनल फंक्शंस में जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होगा x की जिस वैल्यू के लिए वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा। तो आइए अब हम इनको एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं जी ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स के, तो डिफरेंशियल इक्वेशन दो यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म देगी, तो यहाँ आ जाएगा y डबल डैश प्लस 3x ओवर x स्क्वायर माइनस 1 इंटू y डैश, और जब इससे डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर x माइनस 1 रह जाएगा, यहाँ y आ जाएगा इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करें तो p ऑफ x आपका क्या आ जाएगा जी 3x ओवर x स्क्वायर माइनस 1, q ऑफ x क्या आ जाएगा 1 ओवर x माइनस 1। तो आप देख सकते हैं ये x इक्वल टू प्लस माइनस 1 के ऊपर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, ये प्लस 1 माइनस 1 दोनों के लिए डिफाइन नहीं है, ये सिर्फ प्लस 1 के लिए डिफाइन नहीं है। तो कलेक्टिवली दोनों के लिए बेसिकली हम कहेंगे x इक्वल टू प्लस माइनस 1 दोनों के लिए आपका जो p है और q है वो दोनों एनालिटिक नहीं है। तो आपके x इक्वल टू प्लस माइनस 1 इन दोनों पॉइंट्स के लिए ये आपके p फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है। तो सिंगुलर पॉइंट्स इसके निकल आए, सिंगुलर पॉइंट्स क्या हो गए जी, सिंगुलर पॉइंट्स है ये आपके पास प्लस माइनस 1, और अगर आप ऑर्डिनरी पॉइंट्स की बात करते हैं तो वो क्या है जी, वो बाकी तमाम r माइनस प्लस माइनस 1, यानी पूरी रियल लाइन में से प्लस माइनस 1 को निकाल दें, बाकी जितने रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे, और उन ऑर्डिनरी पॉइंट्स के अराउंड इसकी सीरीज बनाई जा सकती है और इसका पावर से सॉल्यूशन भी निकाला जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल 2 देखिए जी, y डबल डैश प्लस cos x y डैश प्लस e की पावर x y इक्वल टू 0। तो ये आपके पास पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जो आपका p ऑफ x है, ये cos x है, q ऑफ x आपके पास e की पावर x है, और अगर हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को याद करें तो cos e ये एंटायर फंक्शंस थे, यानी पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक थे, ये एनालिटिक फंक्शंस हैं आपके पास रियल और पूरे रियल प्लेन के ऊपर, यानी पूरी रियल लाइन के ऊपर है, ये आपके पास एनालिटिक फंक्शन है पूरी रियल लाइन के ऊपर। तो इसके सिंगुलर पॉइंट कोई भी नहीं है। ऑर्डिनरी पॉइंट्स क्या हैं जी, सारे के सारे पॉइंट्स जिन पे ये एनालिटिक हैं वो r है, पूरी रियल लाइन r, और इसका कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है, देयर इज नो सिंगुलर पॉइंट। क्योंकि आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा, कोई r में कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा कि जिसके ऊपर p और q जो है वो फेल हो जाए एनालिटिक होने से, क्योंकि cos और e की पावर x की पावर से बनाई जा सकती है,
ठीक है, और ये एनालिटिक फंक्शंस हैं, तो कोई ऐसा पॉइंट मिलना ही नहीं है जहाँ पे ये फंक्शन एनालिटिक ना हो। सो ऑर्डिनरी पॉइंट्स पूरी पूरी रियल लाइन है, और जो सिंगुलर पॉइंट्स है वो क्या है, कोई भी। चलिए कुछ एमसीक्यूज देखते हैं जी। इफ अल्फा एंड बीटा आर नॉन रिपीटेड रियल रूट्स, अल्फा और बीटा जो है वो रिपीट नहीं हो रहे और रियल रूट्स है किसी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो फिर उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? आपको पता है जी कि अगर अल्फा दो डिस्टिंक्ट रूट्स हो, रियल रूट्स हो, तो सॉल्यूशन क्या होता है? y इक्वल टू e c1 e की पावर एक रूट इनटू x प्लस c2 e की पावर सेकंड रूट इनटू x। तो c1 e की पावर अल्फा x प्लस c2 e की पावर बीटा x होना चाहिए, और वो कहां पे मौजूद है? वो सेकंड ऑप्शन मौजूद है, तो ये आपकी ट्रू ऑप्शन। अगर आप इसको देखते हैं जी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ d स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू x, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है? तो ये आपने देखा है जी, y भी किसके बराबर होता है जी? 1 ओवर d स्क्वायर माइनस 1 इनटू e की पावर 2x। a यहां 2 है, अगर यहां 2 लगाते हैं तो 0 नहीं आ रहा, सो हम प्रूव कर सकते हैं e की पावर 2x ओवर 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 1/3 e की पावर 2x आ जाएगा। तो कहां पे मौजूद है जी? ये सेकंड में मौजूद है, ये आपको जवाब। अच्छा, अगर आपको ये मेथड भूल गया, अगर आपको याद नहीं कि y भी कैसे निकालना है, तो आप बैक थे, आप पुट करें इसके अंदर y की वैल्यू पुट करें, यानी y अगर ये पुट करते हैं 3 e की पावर 2x, और आपने सेकंड डेरिवेटिव लगाना है इस पे। जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो 6 e की पावर 2x, सेकंड लेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा? 12 e की पावर 2x। यहां से माइनस जब y को करेंगे 3 e की पावर 2x, तो e की पावर 2x नहीं बनना। अगर आप इसकी बात करेंगे तो e की पावर 2x, इसका आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव 2 e की पावर 2x, सेकंड लेंगे तो 4 e की पावर 2x ओवर 3 माइनस y ये करेंगे तो 4 ओवर 3 e की पावर 2x माइनस 1 ओवर 3 e की पावर 2x, तो e की पावर 2x आ जाएगा आपके पास, यानी ये आ जाएगा। इसकी बात करेंगे फिर भी नहीं आएगा, अगर इसको चेक करेंगे फिर भी नहीं आएगा। तो अगर आपको मेथोडोलॉजी नहीं याद, भूल गई हुई है, तो फिर आप बैक सॉल्व करें, जो y की वैल्यूज हैं उसको अपनी इक्वेशन में लगाएं, और d स्क्वायर का मतलब आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो वो निकालें और चेक करें कि लेफ्ट हैंड साइड y की किस वैल्यू से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है। सो यहां पे वो सेकंड इस ऑप्शन से इक्वल आ रही थी, तो यहां पे ये आपकी ट्रू ऑप्शन। The ordinary point of y double dash plus e power x y dash plus x y equal to 0, यहां पे आपके पास p of x है e power x और q of x है x, और ये पॉइंट्स पूरी रियल लाइन पे कहीं भी एनालिटिक है, पूरी रियल लाइन के ऊपर एनालिटिक है। ये वाले फंक्शंस, ये वाले जो फंक्शन है p of x और q of x, ये पूरी रियल लाइन पे एनालिटिक है। कोई ऐसा पॉइंट रियल लाइन के ऊपर नहीं मिलता आपको जहां पे ये एनालिटिक ना हो, तो ये सारे रियल लाइन पे एनालिटिक है, तो इसके ऑर्डिनरी पॉइंट्स क्या होंगे? पूरी पूरी रियल लाइन, कोई सिंगुलैरिटी नहीं है, कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है। तो x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x, ये ऑप्शन आपकी ट्रू होगी।